हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम मॉलिक्यूलर फिजिक्स का सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था बोर मॉडल, और बोर मॉडल में हमने उसके पोस्टुलेट पढ़े थे और हमने कैलकुलेट किया था nth ऑर्बिट की रेडियस कैलकुलेट किया था और वेलोसिटी फाइंड की थी इलेक्ट्रॉन की, और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। और उसके बाद हमने टर्म वैल्यू को डिफाइन किया था और उसको हमने फाइंड किया था। ओके, और हमने फिर उसके बाद एनर्जी लेवल डायग्राम बनाए थे। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले उस पिछले लेक्चर को देखिए, उसके बाद आप इस लेक्चर को देखिए, जिससे आपको और समझ में आएगा, क्योंकि ये लेक्चर उसी से रिलेटेड है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पहले हम समझते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखिए, स्पेक्ट्रम जब हम वाइट रे को प्रिज्म से पास करते हैं, वाइट रे को जब हम प्रिज्म से पास करेंगे तो यहाँ से जो प्रिज्म से निकलेगी रे तो स्क्रीन पर जो सीवन कलर में डिस्पर्स हो जाती है, सीवन कलर में डिस्पर्स हो जाती है। ओके, जो आपने पढ़ते हैं वॉयलेट इंडिगो विग्योर करके, आपने जो यहाँ से सीवन कलर में डिस्पर्स हो जाती है। तो स्क्रीन पर जो कलर से देखते हैं, स्क्रीन पर जो स्पेक्ट्रा बनता है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ओके, अब हम समझते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा समझते हैं। तो देखिए, एटॉमिक स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि जब हम माना कि कोई कंटेनर है, कंटेनर में हाइड्रोजन गैस भरी है, मतलब इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स फिल हैं। अब हमने इसको बर्न किया तो मतलब इसको हीट प्रोवाइड कर दी, तो हीट हम इसको देंगे तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी जो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, क्योंकि हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो देखिए, जैसे न्यूक्लियस रहता है हर एटम में और उसके अराउंड में सेल्स रहती हैं, एनर्जी लेवल्स रहते हैं। ये अभी हमने पढ़ा था इस पिछले वाले लेक्चर में, और हमने बताया था n=1 होता है और n=2। ओके, ऐसे n=3, और हमने इसकी एनर्जी भी निकाली थी। इसकी एनर्जी आई थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी एनर्जी आई थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी एनर्जी आई थी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था, उसमें इसकी एनर्जी फाइंड की थी। अब क्या होता है, माना कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था तो इसको एनर्जी मिलेगी, यहाँ से हीट मिलेगी, मतलब इसको एनर्जी मिलेगी। तो यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इस स्टेट में आ जाएगा, माना कि वो यहाँ पर आ गया। और भी इसमें नंबर ऑफ सेल्स रहती हैं, स्टेट रहती हैं, तो कहीं पे भी जैसी उसे एनर्जी मिलेगी, वो जहाँ तक ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो वो और आगे चला जाएगा, और कम एनर्जी मिलेगी तो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, माना कि यहाँ पर आ गया। अब उस यहाँ पर जो आएगा इस यहाँ तक, तो जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहाँ तक आ गया माना कि, तो यह इलेक्ट्रॉन बस केवल यहाँ पर तो केवल 10⁻⁸ सेकंड तक ही रुक सकता है, क्योंकि वो अपनी मिनिमम एनर्जी रखना चाहता है, मिनिमम एनर्जी को रखना चाहेगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वो अपनी एनर्जी को इमिट करता हुआ फिर दोबारा से वापस इसमें ही चला जाएगा। तो यहाँ से जो एनर्जी इमिट होगी और वो hν होता है। ओके, hν प्रोटॉन के रूप में एनर्जी इमिट होगी। और हमने इसमें पोस्टुलेट में भी पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आता है तो वो अपनी एनर्जी को इमिट कर देता है, तो इसको हम एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं, माना कि वो हायर एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आता है तो अपनी एनर्जी को वो इमिट कर देता है, तो उसे अगर हम इसको स्क्रीन पर ले लें तो जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा उसे हम एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। ओके, तो चलिए हम इसी पर बात करते हैं। अब हम इसकी पहले वेवलेंथ निकालेंगे सभी की। अगर वो इलेक्ट्रॉन n=2 से n1 में आता है और n=3 से n2 में आता है तो वो अलग अलग सीरीज, डिफरेंट सीरीज
मिलती हैं। तो हम उन सीरीज को पढ़ेंगे और उसकी वेवलेंथ निकालें हर सीरीज के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं, माना कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल EI से और यहाँ फाइनल स्टेट में माने EF में आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो ये एच न्यू का फोटोन इमिट करेगा। ओके, और वो एच न्यू का फोटोन इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस होगा, उतनी एनर्जी इमिट करेगा। इसे एच न्यू इक्वल टू हो जाएगा EI माइनस के EF। ओके गाइस, इतनी एनर्जी को इमिट करेगा। अगर हम न्यू की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा EI माइनस के EF। ओके, और यहाँ पर H आ जाएगा। ये हमने उसकी फ्रिक्वेंसी बता दी। अब हम इसका वेवलेंथ निकालें कि कितनी वेवलेंथ का एक फोटोन निकला, वो अगर हम फाइंड कर सकते हैं तो वो देखिए कैसे। जब हम एनर्जी को लिखते हैं, एनर्जी एच न्यू फॉर्मूला आपने पढ़ाई होगा, एच न्यू, और एच न्यू को हम hc/λ भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम न्यू का वैल्यू हमें पता है, तो न्यू का वैल्यू इसमें रखेंगे तो एच न्यू की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा EI माइनस के EF/H। ओके गाइस, और यहाँ पर आ जाएगा hc/λ। तो यहाँ से H से H कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी hc/EI माइनस के EF। ओके, ये इतनी वेवलेंथ का फोटोन यहाँ से इमिट होगा। अगर हम इसको एक स्पेक्ट्रम ऐसे भी बना सकते हैं, मतलब इतनी ऐसे भी लिख सकते हैं कि मतलब वो हमें स्क्रीन पर केवल एक लाइन दिखेगी, उसे हम स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ तक हमने उसकी वेवलेंथ फाइंड कर दी। अब हम निकालेंगे ऐसे डिफरेंट एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे जो हर एक लेवल के लिए वैलिड होगा। ओके, तो चलिए निकालते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। ओके, तो देखिए अभी हमने निकाला था जो वेवलेंथ निकाली थी हमने hc/E माइनस के EF। अब कल हमने पढ़ा था जो अकॉर्डिंग टू बोर टर्म वैल्यू फाइंड की थी। टर्म वैल्यू ऑफ द एनर्जी लेवल, माना कि हम टर्म वैल्यू निकाले EI की, जो एनर्जी बनाया था ना अभी EI माइनस के EF, तो हम इसकी टर्म वैल्यू फाइंड कर रहे हैं EI की। ओके, तो टर्म वैल्यू ऑफ एनर्जी लेवल EI इज गिवन बाय, चूँकि हमने कल टर्म वैल्यू का फॉर्मूला निकाला था TN = R∞Z²/N²। यहाँ पर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के लिए Z का मान 1 होता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम Z = 1 रखेंगे, तो अब टर्म वैल्यू की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी TI = R∞/Ni²। ओके, ith लेवल की हमने इस टर्म वैल्यू को फाइंड कर लिया। ओके, अब हम ऐसी सिमिलरली हम निकालेंगे EF लेवल की टर्म वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो टर्म वैल्यू ऑफ एनर्जी लेवल EF इज गिवन बाई TF = ये बन जाएगा TF = R∞/NF²। ओके गाइस, यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ तक हमने टर्म वैल्यू निकाल दी। टर्म वैल्यू रहता है वो एक्चुअली में वेव नंबर ही रहता है। कैसे, देखिए टर्म वैल्यू का हमने कल फॉर्मूला कैलकुलेट किया था EN, जो टर्म वैल्यू की डेफिनेशन थी EN अपॉन एनर्जी को हम -SC से डिवाइड कर देते हैं। माइनस साइन इसीलिए लगाते हैं क्योंकि ये टर्म वैल्यू एक नंबर है, तो नंबर हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो माना कि मैंने इसको SC से डिवाइड कर दिया और एनर्जी नेगेटिव थी। अब अगर एनर्जी मैं H न्यू लूँ, Hν/SC
ओके। अब न्यू की वैल्यू सी अपॉन लेमडा होती है, तो एच सी अपॉन एच सी लेमडा, एच सी से एच सी चला जाएगा तो 1 अपॉन लेमडा। अब 1 अपॉन लेमडा को ही हम वेव नंबर कहते हैं। ओके, तो एक टर्म वैल्यू हमें वेव नंबर बताती है कि वेव का 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव नंबर कितनी बार वेव आई है। वेव का जो नंबर होगा कि कितनी बार 1 2 3 वेव 3 4 बार ऐसे वेव आई हैं। ओके, तो यहाँ से इतना हमने ये टर्म वैल्यू एक्चुअली में वेव नंबर ही रहता है। तो अब हम निकालेंगे वेव नंबर। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, हम लिखते हैं। अब हम वेव नंबर कैलकुलेट करते हैं। ओके, ये आपको अभी इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा जैसा रहेगा। ओके, तो चलिए अब हम निकालते हैं वेव नंबर। ओके, तो द वेव नंबर इज गिवन बाय वेव नंबर, इसे हम डिनोट करते हैं न्यू बार से, और इसे हम 1 अपॉन लेमडा भी लिखते हैं। तो वेव नंबर क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस के इनिशियल, टी एफ माइनस के टी आई। ओके गाइस, अब हमने टी एफ और टी आई की वैल्यू यहाँ से हमने अभी कैलकुलेट किया है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर टी एफ की वैल्यू आर इन्फिनिटी अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस के आर इन्फिनिटी अपॉन एन आई स्क्वायर। ओके गाइस, अब यहाँ से आर इन्फिनिटी को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एन एफ स्क्वायर अपॉन एन आई स्क्वायर। ओके, यहाँ पर जो फाइनल स्टेट है और ये इनिशियल स्टेट है। ओके, तो अब हम इसका जो सीरीज हमें फाइंड हो रही थी, वो हम अब डिनोट निकालते हैं कि सीरीज कौन कौन सी सीरीज आई थी। ओके, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो अब हम सीरीज निकालते हैं। देखिए, कल हमने पढ़ा था एनर्जी लेवल डायग्राम। तो हम पहले एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए, यहाँ पर कल निकाला था n = 1, इसकी एनर्जी आई थी माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, फिर इससे आगे n = 2, इसकी एनर्जी आई थी माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, फिर इसकी एनर्जी और कम होती चली गई, n = 3, और इसकी एनर्जी थी माइनस के 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, फिर इसकी एनर्जी और कम हो गई थी, n = 4, और यहाँ पर आया था माइनस के 0.585 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे यहाँ तक। ओके, और इसकी भी एनर्जी और कम हो जाएगी, इससे 5, ओके, और 6, ऐसे इनफाइनाइट तक आएगा। ओके, अब यहाँ तक माना कि 7, n = 7, अब ऐसे इन्फिनिटी तक यहाँ तक आ जाएगा, मतलब इन्फिनिटी तक वैल्यू आती रहेंगी। ओके, n = इन्फिनिटी पर एनर्जी की वैल्यू 0 आई थी। ओके गाइस, ये हमने कल डिनोट एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था। अब हम देखते हैं कि जब हम ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये हमने कल बनाया था। अब हम देखेंगे कि माना कि यहाँ से ट्रांजिशन इधर हो रहा है, फर्स्ट लेवल n = 2 3 4, n इन्फिनिटी से अगर इलेक्ट्रॉन n = 1 में आता है, तो वो ऐसे लाइमन सीरीज प्रोड्यूस होती हैं। ओके, जब n = 2 से 1 में आ रहा है, 3 से 1 में, 4 से 1 में, 5 से 1 में, और 6 से 1 में, ऐसे n = इन्फिनिटी तक अगर 1 लेवल में आ रहा है, फर्स्ट लेवल में आ रहा है, इसे n = 1 में आ रहा है, तो इससे हमें कौन सी सीरीज मिलेगी, लाइमन सीरीज। ओके गाइस, और यहाँ पर ऐसे n = 1 से आ रहा है, तो एल अल्फा बोल देंगे, और इसको एल बीटा। n = 2 से 1 में आ रहा है, तो इसको एल अल्फा फर्स्ट लाइन, और 3 से 1 में आ रहा है, तो इसे एल बीटा, ऐसे एल गामा ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब क्या होता है, जब n = 3 4 5 6 से इन्फिनिटी से n = 2 में आता है, तो उससे हमें बामर सीरीज प्राप्त होती है। जैसे n = 3 से 1 में आ रहा है, वो 2 में आ रहा है, और ये n = 4 से 2 में, 5 से 2 में, 6 से 2 में। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो सीरीज मिलेगी वो मिलेगी बामर सीरीज। ओके,
तो यहाँ पर जो इसे हम एच अल्फा डिनोट करते हैं, एच बीटा और एच गामा एच डेल्टा, ऐसे जो सीरीज लाइन मिलती है उस इसको अगर n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 में आता है तो एच अल्फा लाइन मिलेगी, n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 में आता है तो एच बीटा, n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 2 में आता है तो एच गामा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ऐसे मिलती जाएंगी। ओके, अब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3 में आता है, n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3 में आता है तो हमें, और अगर n इक्वल टू 5 से 3 में, 6 से 3 में और 7 से 3 में, तो हमें मिलता है पास्चन सीरीज, हमें पास्चन सीरीज फाइंड होती है। ओके, तो यहाँ पर जो इसको लिख देते हैं पी अल्फा, पी बीटा, पी गामा। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 4 में आता है, n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 4 में आता है तो हमें मिलता है ब्रैकेट सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 4 में आता है तो हमें मिलता है ब्रैकेट सीरीज। ओके, n इक्वल टू 4 से 5 में आएगा, n इक्वल टू 5 से 4 में आएगा, 6 से 4 में, 7 से 4 में, तो हमें ब्रैकेट सीरीज फाइंड होती है। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 6 से n इक्वल टू 5 में आएगा तो हमें मिलेगी फुंड सीरीज, यहाँ पर p साइलेंट रहता है। ओके, फुंड सीरीज। अब हम इतनी सीरीज फाइंड हो गई हैं, इतनी सीरीज हमको मिलती है उसमें जब हम इसका स्पेक्ट्रा लेते हैं तब। ओके, तो और हम अब इसकी वेवलेंथ निकालेंगे कौन कौन सी रीजन में आ रही हैं। ओके, अब हम निकालेंगे इसकी वेवलेंथ, लाइमन सीरीज की वेवलेंथ कितनी है, बाल्मर सीरीज की वेवलेंथ फाइंड करेंगे और पास्चन ब्रैकेट फुंड। ओके, तो हम वेवलेंथ निकालेंगे इससे। और जैसे माना कि हमने इसकी निकालनी है लाइमन सीरीज की, तो लाइमन सीरीज की वेवलेंथ फाइंड करने के लिए फाइनल स्टेट तो यहाँ पर NF का मान तो 1 हो जाएगा क्योंकि फाइनल स्टेट 1 में ही आ रहे हैं सभी, और NI हो जाएगा 2 आ जाएगा, एक बार 3 आ जाएगा, 2 आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा तो हमें L अल्फा की वेवलेंथ मिल जाएगी। ओके, और अगर 3 से 3 लेंगे यहाँ पर तो L बीटा मिल जाएगा। तो अब हम निकालते हैं वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ फाइंड करते हैं और हम उसका रीजन भी देखेंगे। आपको पता ही होगा कि लाइमर सीरीज UV रीजन में मिलती है और बार्मर सीरीज विजिबल में, और पास्चन सीरीज इंफ्रारेड में मिलती है, और ब्रैकेट सीरीज फार इंफ्रारेड में, और फुंड सीरीज फार इंफ्रारेड में। ये उनका रीजन है, वो हम अभी कैलकुलेट करते हैं, वेवलेंथ निकालते हैं। ओके, तो चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। एक फॉर्मूला हमें यूज होगा, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे सीरीज। ओके, इनकी वेवलेंथ निकालेंगे। तो देखिए पहले हम निकालते हैं लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज की वेवलेंथ हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, ट्रांजिशन कहाँ से होगा, ट्रांजिशन n इक्वल टू 2, 3, 4 इन्फिनिटी से 2 n इक्वल टू NI, इसको NI बोल देते हैं इनिशियली, और फाइनल में कहाँ जाएगा 1। ओके, एक ट्रांजिशन n इक्वल टू 2, 3, 4, 5 से n इक्वल टू NF इक्वल टू 1 में, मतलब 2, 3, 4, 5 से n इक्वल टू 1 में आएगा तो हमें लाइमन सीरीज फाइंड होगी। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, फॉर्मूला बन जाएगा इससे 1/λ r इन्फिनिटी। ओके, यहाँ पर NF की वैल्यू क्या है, 1 स्क्वायर आ जाएगा, और 1 और NI स्क्वायर। ओके, ये लाइमन सीरीज की, इससे हम लाइमन सीरीज की वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब माना कि इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, अब माना कि हमें इसकी वेवलेंथ हमें चाहिए L अल्फा वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो L अल्फा वेवलेंथ को हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, NI इक्वल टू 2 रख देंगे तो हमें L अल्फा की वेवलेंथ मिल जाएगी। तो हम रखते हैं NI इक्वल टू 2। ओके, तो हमें वेवलेंथ मिल जाएगी
एल अल्फ़ा। ओके गैस, और यहाँ पर आर इन्फिनिटी 1/1 स्क्वायर माइनस 1/15 एंगस्ट्रॉम। ओके, इतनी वैल्यू आती है। अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखिए तो आपको इतनी वैल्यू मिलेगी। ओके गैस, 1/15 एंगस्ट्रॉम। अब हम निकाल सकते हैं n=3, एल बीटा भी निकाल सकते हैं। आप घर पर निकाल के देखिए तो n=बीटा की वैल्यू कितनी आती है। वेवलेंथ एल बीटा की वैल्यू भी, एल बीटा की वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, वो आप घर पर निकालिए। ओके, अब हम निकालते चलो n=इन्फिनिटी के लास्ट में उसकी वैल्यू कितनी है। ओके, तो n=इन्फिनिटी निकालने के लिए हम इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n=इन्फिनिटी निकालेंगे तो ni हो जाएगा इन्फिनिटी। मतलब हम इन्फिनिटी से अगर ट्रांजिशन n=1 होता है तो उसकी वेवलेंथ कितनी आएगी वो हम अभी निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी स्क्वायर, तो इन्फिनिटी स्क्वायर ये तो 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आर इन्फिनिटी। ओके, यहाँ से 1/, यहाँ से लैम्डा एल इन्फिनिटी, ये एल इन्फिनिटी हो जाएगा, आ जाएगा 1/r इन्फिनिटी। ओके, और आर इन्फिनिटी की अभी वैल्यू लिखी थी वो पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 911 एंगस्ट्रॉम। ओके, इतनी वैल्यू इसकी एल इन्फिनिटी की आती है। इतनी वैल्यू लैम्डा एल इन्फिनिटी की वेवलेंथ, एल इन्फिनिटी की वेवलेंथ इतनी आती है। ओके, तो यहाँ तक हमने इसका जो रेंज था वो अभी क्या रेंज बन गया, रेंज वेवलेंथ रेंज इसका रेंज हो गया था 1215 से लेके 911 एंगस्ट्रॉम। ओके, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ से जो रेंज मिल गया था रेंज, अब इसके रेंज n=2 से n=इन्फिनिटी तक इन रेंज वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से अभी निकाला था n=2 के लिए 1/2 के लिए अभी निकाला था 1/15 एंगस्ट्रॉम से लेके 199 एंगस्ट्रॉम, 111 n=1/15 एंगस्ट्रॉम से लेके 1911 एंगस्ट्रॉम। ये उसकी रेंज आ गई, किसकी आ गई, लाइमन सीरीज की। और ये रेंज जो आती है यूवी रीजन में, ये यूवी रीजन में। ओके, तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि लाइमन सीरीज किस रीजन में आती है तो वो आती है यूवी रीजन में, अल्ट्रा वायलेट रीजन। ओके, अब हम निकालते हैं बामर सीरीज की वेवलेंथ निकालेंगे, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा। ओके, तो देखिए अब बामर सीरीज की 215 एंगस्ट्रॉम से लेके 1911 एंगस्ट्रॉम, ये उसकी रेंज आ गई, किसकी आ गई, लाइमन सीरीज की। और ये रेंज जो आती है यूवी रीजन में, ये यूवी रीजन में। ओके, तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि लाइमन सीरीज किस रीजन में आती है तो वो आती है यूवी रीजन में, अल्ट्रा वायलेट रीजन। ओके, अब हम निकालते हैं बामर सीरीज की वेवलेंथ निकालेंगे, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा। ओके, तो देखिए अब बामर सीरीज की वेवलेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 को हटा देंगे तो 3, 4, 5 से इन्फिनिटी तक जाएगी वैल्यू, और फाइनल स्टेट में 2 में आ जाएगा। ओके, जब इलेक्ट्रॉन ni=3, 4, 5, 6 से इन्फिनिटी से फाइनल स्टेट nf में आता है तो हमें बामर सीरीज प्राप्त होती है। तो अब हम इसकी वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम 2 रख देंगे। ओके, और ये बामर सीरीज के लिए फॉर्मूला बन गया। यहाँ से हम एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम निकालते हैं एच अल्फा की वेवलेंथ। ओके, अभी सिमिलरली ऐसे ही निकालेंगे, यही इसी पैटर्न से। ओके, बस एन आई की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर
Ni की जगह पे आ जाएगा 3। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3। ओके गाइस, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। ओके, तो देखिए यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो आर इन्फिनिटी की वैल्यू यहाँ से हम 1/4 माइनस के 1/9। ओके गैस, अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/36। ओके, अब यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेमडा यहाँ पर आ जाएगा बाउमर सीरीज बी एच अल्फा, यहाँ पर आ जाएगा एच अल्फा। ओके, तो यहाँ से हम एच अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेमडा एच अल्फा आ जाएगा, तो लेमडा एच अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं 36/5 आर इन्फिनिटी 5। ओके, इतनी आ जाएगा। यहाँ से हम रेडबर्ग कांस्टेंट का मान रखेंगे अभी 1.09737 इंटू 10⁻7 पर मीटर। ओके, तो यहाँ से हम जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है एच अल्फा की वैल्यू आएगी 6561 एंगस्ट्रॉम। ओके गाइस, ये एच अल्फा की वैल्यू आ चुकी है। सिमिलरली हम यहाँ से एच बीटा की वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। एच बीटा की वेवलेंथ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, n=4 रख देंगे यहाँ पर, और ये तो 2 ही रहेगा क्योंकि फाइनल स्टेट तो 2 ही है। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, बस 4 यहाँ पर 4 रख के इसको सॉल्व करेंगे तो वो एच बीटा की वेवलेंथ हमें मिल जाएगी। ओके गाइस, अब हम ni=इन्फिनिटी रखते हैं। ओके, तो ni=इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा। ओके, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ओके गाइस, तो 0 हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4 नीचे आ जाएगा। ओके, तो 4 नीचे आ जाएगा तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो वेवलेंथ मिलेगी हमें एच इन्फिनिटी, यहाँ पर एच इन्फिनिटी आ जाएगा, एच इन्फिनिटी। तो एच इन्फिनिटी की जो वेवलेंथ मिल जाएगी हमें, इसको सॉल्व करिए 4/r इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ से आर इन्फिनिटी की वैल्यू जो अभी बताया था मैंने 1.09737 इंटू 10⁻7 पर मीटर। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे तो हमें इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी एच इन्फिनिटी, लेमडा एच इन्फिनिटी की वैल्यू मिल जाएगी, 3645 एंगस्ट्रॉम। ओके गाइस, अब इससे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपसे गेट में भी पूछे जाते हैं, नेट में तो खैर नहीं आते इसमें से क्योंकि ये बहुत ही इजी टॉपिक है, तो गेट में भी पूछे जा सकते हैं। तो यह एक वैसे इम्पोर्टेंट ही है। ओके, तो आप फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम निकालें पाश्चन सीरीज की वेवलेंथ। तो पाश्चन सीरीज की वेवलेंथ मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप उसके लिए निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लिखूँगा और डायरेक्ट वेवलेंथ लिखूँगा, पाश्चन सीरीज। ओके गाइस, तो पाश्चन सीरीज की वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3। ओके, तो यहाँ पर ऐसे ही हम n=4 रखेंगे, ni=4, फिर हमें पी अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, ph लेमडा पी अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, और फिर ni=इन्फिनिटी रख देंगे तो हमें लेमडा एच पी इन्फिनिटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो इससे जो रेंज बनेगी, जो रेंज मैं निकाल नहीं रहा हूँ, आप घर पे निकालिए आराम से। ओके, वैसे ही टाइम वेस्ट आप घर पे ही निकालिए इसको। ओके, तो मैं डायरेक्ट रेंज लिख देता हूँ, कहाँ से कहाँ तक है इसकी रेंज। 8201 एंगस्ट्रॉम से लेके ये मिलेगा 18746 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो यह रीजन है इंफ्रारेड रीजन में हमें जब पाश्चन सीरीज मिलती है। ओके, अब हम बात करते हैं ब्रैकेट की। तो ब्रैकेट के लिए भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, यहाँ से उसको हम ब्रैकेट कर देंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट सीरीज
और इसका ट्रांजिशन हो जाएगा 5, 6, 7 से इन्फिनिटी से लेके बन जाएगा 4 तक। मतलब 5, 6, 7 से लेके 4 तक जो ट्रांजिशन होंगे उसमें हमें ब्रैकेट सीरीज मिलेगी। ओके, तो यहाँ से हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 4। ओके गैस, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और इससे हम जो रीजन आएगा इसका वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो जो वेवलेंथ रीजन आएगा इन्फिनिटी और n इक्वल टू 4 के बीच में जो रीजन आएगा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये आपने नोट कर लिया होगा। 8201 एंगस्ट्रॉम से लेके 18746 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। और जो ब्रैकेट सीरीज मिलती है वो मिलती है फार इंफ्रारेड रीजन में। ओके, तो यहाँ पर हम फार इंफ्रारेड रीजन का वो लिख देते हैं कि कितनी में मिलती है। 4580 एंगस्ट्रॉम से लेके 40500 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो यह रीजन इसका मिलता है फार इंफ्रारेड रीजन, ये मिलता है ब्रैकेट सीरीज का। ओके, तो ब्रैकेट सीरीज मिलती है फार इंफ्रारेड रीजन में। आप वेवलेंथ कैलकुलेट करके देखिए, इतना ही वेवलेंथ आएगा। ओके गाइस, अब हम निकालते हैं, ब्रैकेट हो गई। अब हम निकालेंगे फुंड सीरीज। फुंड सीरीज के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम 6 से लेके इन्फिनिटी तक और ये ट्रांजिशन हो जाएगा 5 में। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा फुंड सीरीज। ओके, फुंड सीरीज आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5। ये उसका फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। और जैसे हम और भी वेवलेंथ अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो हम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यह फार इंफ्रारेड रीजन में मिलेगा बहुत ही, क्योंकि वेवलेंथ बढ़ती जा रही है तो इसका रीजन भी फार इंफ्रारेड रीजन में मिलता है। ओके, तो ये फार इंफ्रारेड रीजन में मिलेगा। और इसकी जो वेवलेंथ होगी, यहाँ पर जो वेवलेंथ निकल के आती है वो निकल के आती है 22782 एंगस्ट्रॉम से लेके यहाँ 74558 एंगस्ट्रॉम तक। ओके, इतनी इसकी रेंज निकल के आती है फार इंफ्रारेड रीजन के लिए। ओके गाइस, तो आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना आ गया। और आपसे कोई भी वेवलेंथ पूछी जाए सीरीज की तो आप आसानी से इन फॉर्मूले को यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। ओके,